नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज आप लोगों की जीके की और फिजिक्स की क्लास होने वाली है, यानी कुछ क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे। ये जो आखिरी के 30 दिन की सीरीज चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी ग्रुप के लिए ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, चाहे आप कोई से भी ग्रुप से हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों की क्लासेस, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि इंग्लिश में भी लाइए, तो ये क्लासेस जो हैं ये क्लासेस आप लोगों की बाईलिंगुअल चलती हैं। यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया जाता है, तो दोनों लोग इसको देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग यूपी कैटेट के PYQ लेना चाहते हैं किसी भी ग्रुप के, चाहे PCB हो, चाहे PCM हो, चाहे PAG हो और चाहे PG MSc के लिए, किसी भी ग्रुप के अगर आप लोग PYQ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र 149 रुपये में PYQ मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा मिलेगा कैसे, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग QR कोड को लेके मैसेज करेंगे, वहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे QR कोड पे, उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा GK का अलग से चल रहा है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। हमने GK और PYQ दोनों को मर्ज कर दिया है। अगर आप लोग अकेला GK चाहेंगे तो GK आप लोगों को 149 मिल जाएगा, अकेले PYQ चाहेंगे तो ये 149 मिल जाएगा। और दोनों लोग इकट्ठा लेना चाहेंगे, अगर दोनों चीज़ों को एक साथ लेना चाहेंगे तो आप लोगों को मात्र 199 रुपये में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। यानी GK की आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और PYQ मिल जाएंगे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के। तो अब चलते हैं, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कोई भी अगर आप लोगों को, अगर किसी को चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पे ये कल वाला ही PDF है, आगे के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे। कल हम लोगों ने बायोलॉजी के क्वेश्चन किए थे, अब फिजिक्स के क्वेश्चन अब आज शुरू होते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, विस्थापन का मात्रक क्या है। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बतानी है आप लोगों को। देखिए आप लोग भी आंसर किया करिए और कॉपी और पेन लेके बैठिए। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो अलग से आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे देखिएगा जो PCB ग्रुप वाले हैं, PCB ग्रुप वाले भी पूछते हैं कि हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो PCB ग्रुप वाले PYQ देख लेंगे। PYQ में आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो वो PYQ देख लेंगे कैसे उनके क्वेश्चन आते हैं। और कुछ लोग जो PAG वाले बच्चे होंगे, PAG वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे लिए नहीं है कुछ, तो PAG वाले बच्चों के लिए भी है, PAG वाले बच्चों के लिए भी है। आप लोग वहीं व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहीं पे आप लोगों के लिए भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिएगा विस्थापन का मात्रक क्या होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर। चाहे डिस्टेंस पूछे चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे, दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। अब यहाँ से देखिएगा कोई एक बंदा है, वो ऐसा घूमता हुआ यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ऐसे घूमता हुआ गया, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस उसकी जितनी उसने दूरी तय की है, यानी यहाँ से लेके पूरा ये होगा, ये उसका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी यहाँ से सीधा एक लाइन खींच देंगे और वहाँ से दूरी ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, मान लीजिए ये ए है और ये एक कोई बंदा है, वो यहाँ से घूमता हुआ ऐसे घूमता हुआ कहाँ पे आ गया, जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस उसकी जितना पूरी उसने दूरी तय की है वो डिस्टेंस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा ये है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो यहाँ पे वो क्या गया, यहाँ से ऐसे घूमता हुआ कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्न में सदिश राशि है, निम्न में सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें दिशा दी होती है, दिशा से जो काम करे। यहाँ पे देखिएगा तो सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सदिश राशि को इंग्लिश में, यहाँ पे हमें अभी पता नहीं इसके बारे में सदिश राशि को, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जिसमें दिशा दी होती है वो सदिश राशि होती हैं। यहाँ पे देखिएगा दूरी, द्रव्यमान, समय या वेग, तो यहाँ पे देखिएगा दूरी जो है, दूरी आपकी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। वेग जो है, वेग सदिश राशि है।
वेग क्या है, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो कैसी है, वो सदिश राशि है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या जो सदिश राशि होती हैं ये क्या करती हैं, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होती है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी हो वो सदिश राशि होती है। और ये क्या करती हैं, वेक्टर के नियम का पालन करती हैं, वेक्टर के नियम का पालन करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक गेंद h ऊंचाई से गिराई जाती है तब उसका वेग क्या होगा। मान लीजिए कोई बॉल है वो h हाइट से गिराई जाती है, h हाइट से गिराई जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग ये यहाँ पे एक फार्मूला याद रख लेंगे। इसका फार्मूला कौन सा काम करता है, तब वहाँ पे फार्मूला काम करता है b² = 2gh। क्या कौन सा फार्मूला काम करता है, b² = 2gh। और ये जो आप लोगों का ऊपर दिया हुआ है b = u + gt, b = u + gt, ये कब काम करता है, ये तब काम करता है जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो फार्मूला काम करेगा v = u + gt, और ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो b² = 2gh। ये फार्मूले दो आप लोग याद कर लेंगे, ये इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे है 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है, मतलब 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम वेट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोग्राम वेट बराबर कितना होता है, तो ये होता है, भार को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो ये कितना होता है, एक तो पहले ये बताइए आप, ये जो भार है यानी वेट है ये कैसी राशि है, तो ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है, 9.8 न्यूटन इसका मान होता है। ये जो है ये भार की बात कर रहे हैं, तो भार बदलता रहता है। भार को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, ये बदलता रहता है। पृथ्वी पर कुछ और होता है और चंद्रमा पर कितना हो जाता है, चंद्रमा पर W/6 हो जाता है। अगर पृथ्वी पर W है तो चंद्रमा पे W/6 हो जाता है यहाँ पे, यानी भार जो है भार बदलता रहता है। यहाँ पे एक फार्मूला भी याद कर लेंगे, W = mg एक फार्मूला होता है, W = mg, ये इसका फार्मूला होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कार्य तथा शक्ति की क्या इकाई है, कार्य तथा शक्ति की क्या इकाई है। तो कार्य की इकाई क्या होती है, यानी वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर आप याद रखिएगा 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग 1 जूल बराबर होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए यूपी कैडेट में, इसलिए बता देते हैं। 1 न्यूटन बराबर लिख लीजिए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गलत संबंध बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, गलत संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क/टाइम, बिल्कुल सही है। वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। एस को किससे डिनोट करते हैं, दूरी से डिनोट करते हैं एस को। यहाँ पे देखिएगा W बराबर क्या होता है, यानी कार्य बराबर तो ऊपर वाला फार्मूला हो गया, तो नीचे वाला गलत हो जाएगा। दो फार्मूले कैसे हो जाएंगे, तो नीचे वाला जो है वो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे, और पहला और दूसरा दोनों सही हैं। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, दूरी को ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा किसी वस्तु की कम से कम कितनी दूरी होने पर प्रतिध्वनि सुनाई देगी, यानी प्रतिध्वनि क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है, और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होकर क्या चल रहा है, चिल्ला रहा है,
कोई इंसान खड़ा होकर चिल्ला रहा है तो इसकी जो प्रतिध्वनि है, यानी जो दीवार से टकरा के जो वापस जो ध्वनि आएगी वो कितनी दूरी पर होना चाहिए तब सुनाई देगी। तो कम से कम कितनी दूरी पे ये दीवार होनी चाहिए, या दीवार से ये बंदा जो है कितनी दूर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कम से कम 17 मीटर। कितना? कम से कम 17 मीटर दूर होना चाहिए, तब इसकी प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देगी। यहाँ पे देखिएगा ताप मापिनी में गामा तथा अल्फ़ा में संबंध क्या होता है। यहाँ पे गामा और अल्फ़ा में क्या संबंध होता है, तो गामा बराबर होता है 3 अल्फ़ा। क्या होता है? गामा इजिकल्स टू 3 अल्फ़ा। और बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं, तो गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट, बर्फ़ की लेटेंट हीट कितनी होती है, तो ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी? 80 कैलोरी पर ग्राम इसकी लेटेंट हीट होती है। गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? अवस्था परिवर्तन की दर को। किसको? अवस्था परिवर्तन की दर को, की दर। यानी कोई चीज़ जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ क्या है? बर्फ़ सॉलिड में है। सॉलिड में है तो उसको लिक्विड में आने के लिए कम से कम कितनी उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, कम से कम कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको। हीट क्या है? हीट भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो कम से कम कितनी ऊर्जा या हीट देनी पड़ेगी उसको, तो 80 कैलोरी पर ग्राम की हीट देनी पड़ेगी, तब वो बर्फ़ क्या होगा, तब वो बर्फ़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही उसकी एक स्टेज है, दूसरे स्टेज में जाने पे कम से कम कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही उसकी क्या होती है? लेटेंट हीट होती है। तो 80 कैलोरी पर ग्राम याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब स्थित होता है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा स्थित होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है, तो ये कहाँ पे बनता है? ध्रुव तथा फोकस पर। ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोलर। सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। पोलर एंड फोकस के मध्य, पोलर और फोकस के बीच में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, ये कहाँ पे बनता है, तो मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर, इसका P बराबर यानी पावर बराबर क्या होता है? 100/F। F क्या होता है? F इसकी जो फोकल डिस्टेंस होती है वो। और यहाँ पे देखिएगा ये सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 40/40 सेंटीमीटर में ही दिया है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगी? पावर इसकी हो जाएगी +2.5। जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है वो प्लस में होती है, और कॉनकेव लेंस की पावर जो है, कॉनकेव लेंस की पावर किस में होती है? तो माइनस में होती है। अगर किसी को दूर की वस्तु साफ़ नहीं दिखाई देती है तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और जिसको पास की वस्तु साफ़ नहीं दिखाई देती है उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो इसकी पावर निकालने का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसी पैटर्न पे आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए, P बराबर 100/F। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ये कहाँ पे आ गए हम लोग? ये 36 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कोई एक वस्तु है जो कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2F दूरी पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इसका प्रतिबिंब भी 2F पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? 2F पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, लेंस से संबंधित कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेंस से संबंधित कुछ चीज़ें,
ह्यूमन आई का कौन सा लेंस होता है? ह्यूमन आई का कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स। ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है ह्यूमन आई का लेंस। इमेज कहाँ पे बनती है? तो इमेज देखिए ह्यूमन आई में कहाँ पे बनती है? रेटिना पर इमेज बनती है। रेटिना पर इमेज बनती है। रेटिना। और देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई अपनी आंख दान करता है, आप लोगों ने सुना होगा कि उसने अपनी आंख दान कर दी, तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। पूरी आंख दान नहीं की जाती है। कौन सा पार्ट दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य आँख, मान लीजिए कोई मतलब नॉर्मल आई है, कोई नॉर्मल आई है, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है। कितनी? 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी। यानी उसको 25 सेंटीमीटर के अगर पास कर दोगे तो उसको स्पष्ट चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। चीज़ें क्या हो जाएंगी? स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। अगर 25 सेंटीमीटर तक रखोगे तो उसको स्पष्ट दिखाई देंगी। और अगर दूर कितने तक ले जा सकते हैं? तो दूरी कितनी होती है? अधिकतम दूरी जो है वो अनंत तक होती है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। आँखों में जाने वाला प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आँखों में जाने वाला प्रकाश आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप लोग धूप में जाते हैं तो आप लोगों की आँखें अपने आप क्या हो जाती हैं? अपने आप क्या हो जाती हैं? अपने आप क्लोज हो जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं धूप में जाते हैं तो। और जब अगर अंधेरे में जाते हैं तो एकदम आपकी आँखें कैसी हो जाती हैं? खुल जाती हैं पूरी की पूरी। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये क्यों होती हैं ऐसी? तो प्रकाश जो है, प्रकाश नियंत्रित किया जाता है। यानी कम प्रकाश होगा तो आपकी आंखें ज़्यादा खुलेंगी और ज़्यादा प्रकाश होगा तो आपकी आंखें कम खुलेंगी। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये आइरिश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइरिश आँख का एक पार्ट है, इसके द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घरों में तार लगाए जाते हैं। घरों में तार किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, यानी पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो है ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। आप लोग क्लास को लाइक करिए करिए, जब आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए। देखिए लाइक करने से क्या होगा? लाइक करने से हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है, तो आपको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो कमेंट भी किया करिए वीडियो में, और अगर कोई दिक्कत होती है तो भी बताया करिए। तो अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिव्यू नहीं मिलेगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या चल रहा है। हमें तो यही लगेगा कि कोई कुछ देखने वाला नहीं है, हम वैसे ही फालतू में मेहनत किए जा रहे हैं, तो हमारे अंदर से भी मेहनत करने का मन नहीं होगा। इसलिए आप लोग अगर साथ देंगे तो हम आप लोगों के लिए और अच्छा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, और आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। उसमें आप लोगों का कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन हमें उससे बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उससे कि देखिए इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें इन लोगों के लिए और अच्छा करना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दिया करिए थोड़ा। यहाँ पर देखिएगा, ये 42 नंबर क्वेश्चन, बल का मान जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करता है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है BIL, यहाँ पे BIL का मतलब क्या है? बी जो है बी कांस्टेंट होता है, बी कांस्टेंट रहता है। L क्या है? L लेंथ है, और I क्या है? I करंट है, I करंट है। तो यहाँ पे बल का मान जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत हो तब कौन सा वो होता है? BIL, B × IL। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो जो है वो क्या उत्पन्न करता है? तो ये क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या करता है? यहाँ पे देखिए, याद रखिए आप लोग, डायनेमो ऊर्जा को, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है,
यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और एक सोलर सेल जो होती है डायनेमो आप लोगों ने याद किया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल क्या करती है? सोलर सेल क्या करती है? ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती क्या करती है? ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में कन्वर्ट करती है यानी केमिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट में कन्वर्ट कर देती है मोमबत्ती। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अब आपके कुछ क्वेश्चन जीके के हैं, तो जीके के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है ना अपना, राष्ट्रीय वाक्य। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस बुक इज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट हैं। कौन है? इकोनॉमिस्ट। इनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी गई है। जब किसका सिद्धांत दे रहे थे? वेल्थ का सिद्धांत दे रहे थे, उसी पे इन्होंने ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे के सारे मार्शल रॉबिन्स और एडम स्मिथ ये सब के सब कौन है? इकोनॉमिस्ट हैं। यहाँ पे देखिएगा, कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। आप लोगों ने सुना होगा चंबल की डाकू। तो चंबल नदी के तट पर कौन बसा हुआ है? कोटा बसा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना के किनारे कौन सा है? तो यमुना के किनारे आपका इलाहाबाद भी पड़ता है, आगरा भी पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, बाकी इटावा, कालपी, हमीरपुर, ये सब कहाँ पड़ते हैं? ये सब यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं। आगरा में संगम नगरी है, आगरा में संगम नगरी है। तो वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। कहाँ पे? सॉरी, आगरा में नहीं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद क्या है? संगम नगरी है। तो वहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रथम रेल कब चली थी? तो प्रथम रेल कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। मुंबई टू थाणे चलाई गई थी। कहाँ पे? मुंबई टू थाणे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन तो सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे वो अब हट चुके हैं। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में संजीव खन्ना जी हैं। संजीव खन्ना। यहाँ पे हमें थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट है। अगर आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। और अगर इसमें गलत होगा, ये वैसे मेरे हिसाब से संजीव खन्ना ही है अभी, अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे इसको। तो चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन? संजीव खन्ना। यहाँ पे देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हड़प्पा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। बाकी मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज जो है ये दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। और वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में ये मांटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? मांटगोमरी
पाकिस्तान, मांटगोमरी पाकिस्तान में वर्तमान में हड़प्पा पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया नगर भी हड़प्पा ही था। ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिएगा सिंधु नदी के किनारे कौन है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो किसने खोजा था, तो ये राखलदास बनर्जी ने खोजा था। राखलदास बनर्जी ने खोजा था। और कब खोजा था, 1922 में खोजा था। सबसे बड़ा नगर पूछे हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा था। तो आज के जो क्लास है वो आप लोगों की यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों को PYQ चाहिए, चाहे कोई से भी ग्रुप के हैं, सभी ग्रुप के PYQ आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए यहाँ पे मैसेज करना होगा। वैसे शुरुआत में जानकारी दे दिए थे, फिर भी अगर आप कोई बाद में जुड़ा हो तो 63 92 57 63 50 63 92 57 63 50 ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।